हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे कुंडली में बनने वाले कुछ योग के बारे में। जैसा कि पहले बताया गया था कि हमारे कुंडली में कुछ अच्छे योग भी बनते हैं, कुछ बुरे योग भी बनते हैं। बुरे योग जिनके बारे में बात करें तो ये गुरु चांडाल योग हो सकता है, सूर्य ग्रहण योग बन सकता है, सूर्य ग्रहण योग बोलें या दोष बोलें, चंद्र ग्रहण दोष बन सकता है, काल सर्प दोष बन सकता है, मांगलिक दोष बन सकता है। और अगर अच्छे योग की बात करें तो गजकेसरी योग बन सकता है, आपकी कुंडली में कोई राजयोग बन सकता है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन सकता है, धन योग बन सकता है, विपरीत योग बन सकता है या फिर बुध आदित्य योग बन सकता है। तो ये सारे योग आपके लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं और अलग-अलग तरह की प्रभाव डालते हैं। जब भी इन ग्रहों की दशा या महादशा चलती है तो आप अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ही उथल-पुथल, कुछ अच्छा या कुछ बुरा आपके साथ घटना घटित होगी और आप इससे प्रभावित होते रहेंगे। तो आज हम सारे योग को एक ही लेसन में या एक ही सेशन में कंप्लीट तो नहीं कर सकते, पर आज मैं सिर्फ एक योग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, वो है काल सर्प योग। अब काल सर्प योग क्या होता है? ये राहु और केतु के कारण बनता है काल सर्प योग। पहले इसको थोड़ा-सा पौराणिक कथाओं से लेके जाएँगे कि ये काल सर्प योग आखिर है क्या? तो इससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि राहु और केतु कौन है? राहु और केतु एक स्वरभानु नामक राक्षस के ही 2 पार्ट हैं। जो सर का पार्ट है वो राहु है और जो धड़ का पार्ट है, जो बॉडी का पार्ट है उसको हम केतु बोलते हैं। आपने बचपन में कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा पौराणिक कथाओं में या कहीं टीवी सीरियल में देखा होगा कि जब समुद्र मंथन का काम चल रहा था और क्षीर सागर का मंथन हो रहा था और जब अमृत कलश उससे बाहर निकला तो विष्णु जी ने अपने मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब उस बीच ये जो स्वरभानु नामक राक्षस था, ये महर्षि कश्यप के पुत्र विप्रचित्ति और इनकी स्वरभानु के माता का नाम था सिंगिका, जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी। तो महर्षि कश्यप के पुत्र विप्रचित्ति और हिरण्यकश्यपु की बहन सिंगिका के गर्भ से पैदा हुआ था ये स्वरभानु नामक राक्षस। तो जब ये स्वरभानु पैदा हुआ था उसी वक्त शुक्रदेव को एक बहुत बड़ी खुशी अंदर से मिली थी कि आज हमारे राक्षस कुल में कोई ऐसे प्राणी ने जन्म लिया है जिसमें वो पावर है, वो शक्ति है कि वो देवताओं को हरा सकता है और तीनों लोकों का राजा बन सकता है। आज बहुत वर्षों बाद, अनेक वर्षों बाद ऐसा समय आया है, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी और उन्होंने ही स्वरभानु को एक सलाह दी कि तुम भगवान शंकर की तपस्या करो और जाके उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करो। तो स्वरभानु ने भगवान शंकर की तपस्या की और बहुत घोर अनेकों वर्ष तपस्या करने के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसे अमरत्व का वरदान दिए और वो स्वरभानु अमर हो गया। तब आते हैं कथा में कि समुद्र मंथन जब चल रहा था और विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेके देवताओं का पक्ष धरते हुए देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। तो ये स्वरभानु को थोड़ा-सा मन में डाउट हुआ, संशय हुआ कि शायद ये अमृत खत्म हो जाएगा, देवताओं की बारी खत्म होते-होते और राक्षसों को अमृत ना मिलेगा, तो क्यों ना मैं वेश बदल के देवताओं के पंक्ति में जाके खड़ा हो जाऊँ और मैं अमृत का पान कर लूँ। तो ये स्वरभानु चंद्र और सूर्य के बीच देवताओं जैसा गेटअप लेके, देवताओं का वेश लेके खड़ा हो गया और मोहिनी अवतार में जब विष्णु जी ने अमृत पान करा रहे थे सब कुछ, तब वो स्वरभानु भी अपना हाथ आगे लेके अमृत का पान किया। जैसे वो अमृत का पान करने लगा, चंद्र और सूर्य को समझ में आ गया कि ये कोई देवता नहीं है, ये कोई छलिया है, कोई राक्षस है जो देवताओं के वेश में है। उस चंद्र और सूर्य ने जोर से चिल्ला दिया और विष्णु जी को मोहिनी अवतार में आगाह किया, ये कोई देवता नहीं है, ये राक्षस है। अब जैसे चंद्र और सूर्य ये बात चिल्लाकर बोल गए, उसके बाद मोहिनी अवतार में विष्णु जी पहचान गए कि ये तो राक्षस है, स्वरभानु राक्षस है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उन्होंने उसके सर को काट डाला। लेकिन चूंकि उसने अमृत का पान कर लिया था और भोलेनाथ का वरदान भी प्राप्त था,
वो मर नहीं सकता था, वो अमर था, इसलिए उसका धड़ अलग हो गया जिसको हम केतु बोलते हैं, और उसका सर अलग हो गया जिसको हम राहु बोलते हैं। अब अगर साइंटिफिकली बात करें हम, तो जो हमारे मून जो है, चंद्रमा है, चंद्रमा के नॉर्थ नोड को हम बोलते हैं राहु, और जो साउदर्न नोड है उसको हम बोलते हैं केतु। तो ये दोनों राहु केतु हमारे जीवन में, ज्योतिषी में राहु केतु का बहुत बड़ा रोल है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जब भी इनकी पोजीशन जिस हाउस में होती है, उस हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट पड़ता है, आपके लाइफ में, आपके नेचर में, हर एक चीज़ में इफेक्ट पड़ता है। तो आज यही दोनों राक्षस जो हैं, या प्लैनेट आप बोल सकते हैं, प्लैनेट जो हैं राहु और केतु, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये राहु केतु, जब इनकी एक्सिस होती है, एक 180 डिग्री की एक्सिस होती है। आप अपने कुंडली को देखेंगे तो उनमें आप पाएंगे कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो उससे 180 डिग्री की एक्सिस में उसके बिल्कुल अपोजिट केतु बैठा होगा। अगर राहु सेकंड हाउस में है तो 8th हाउस में आपको केतु बैठा होगा, यानी कि अपोजिट होगा। ऐसे अपोजिट होगा, 180 डिग्री पे राहु एंड केतु होगा। कोई भी अदर प्लैनेट का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, बट राहु एंड केतु हमेशा 180 डिग्री का एक्सिस में ही बैठा होगा, एक दूसरे के अपोजिट बैठे होंगे। ये कभी आपस में मिलते नहीं है, ये हमेशा अपोजिट ही रहते हैं। तो अब अगर काल सर्प दोष की बात करें कि काल सर्प दोष क्या होता है, तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तब होता है जब राहु और केतु के एक्सिस में, एक एक्सिस में, आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द अप और ऑन द डाउन, सिर्फ एक ही साइड में सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाए। जैसे, और बाकी सारे प्लैनेट्स कौन कौन से हो गए, आपके सन हो गए, मून हो गए, मार्स हो गए, मरकरी हो गए, जुपिटर हो गए, वीनस हो गए, सैटर्न हो गए। तो ये सातों प्लैनेट अगर राहु और केतु के सिर्फ एक ही एक्सिस में, एक ही साइड में, किसी किसी हाउस में इकट्ठे बैठे हुए हैं और अदर साइड ब्लैंक है, तो आपके कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। अब अगर इसको ज्योतिषी में बोलते हैं, तो ज्योतिषी में बोलते हैं कि अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष है। बट एक्चुअली ये बीच में नहीं आते, ये है कि एक साइड में, आप इज के लिए आप समझ सकते हैं कि एक प्लेन में अगर सारे ग्रह आ गए राहु और केतु के एक्सेस में, इधर दिस साइड और दैट साइड, then in that case there is a काल सर्प दोष in your कुंडली। अब काल सर्प दोष के अलग अलग इफेक्ट हैं, इसके अलग अलग रेमेडी हैं, इसके अलग अलग नाम है, बट नाम ज्यादा मैटर नहीं करता, बस जानकारी के लिए 2-3 नाम बता रहा हूँ। इनके सारे नाम जो हैं सांपों के नाम पे बने हुए हैं। जैसे सांप का नाम होता, अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठता है तो उसको बोलते हैं अनंत काल सर्पदोष। 7th हाउस में राहु बैठता है तो उसको बोलते हैं तक्षक काल सर्पदोष। 10th हाउस में राहु बैठेगा उसको बोलेंगे घातक काल सर्पदोष। 5th हाउस में राहु बैठेगा तो उसको बोलेंगे कदम्ब काल सर्पदोष। अगर आपके 12th हाउस में राहु बैठता है तो उसको बोलते हैं शेषनाग काल सर्पदोष। अब समझने की जरूरत ये है कि जैसे मैंने बताया कि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री के एक्सिस पे ही आपके कुंडली में सिचुएटेड होंगे। तो अगर फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो 7th हाउस में केतु होगा, सेकंड हाउस में राहु होगा तो 8th हाउस में केतु होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों के हाउसेज में अराउंड 6 हाउसेज का डिफरेंस रहेगा, और वैसे ही वो सिचुएटेड होंगे आपके कुंडली में। अब लेट्स से कि अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठते हैं, जिसको हम अनंत काल सर्पदोष अभी एड्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली 7th हाउस में केतु चले जाएंगे। फर्स्ट हाउस का राहु यहाँ पे इफेक्ट करेगा आपकी पर्सनालिटी को, आपके हेल्थ को, आपके सक्सेस को। तो आपको पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यू आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ सकती है, या सक्सेस में ये डिले हो सकता है। अगर केतु 7th हाउस में, इन दिस केस अगर केतु 7th हाउस में अकेला बैठा हुआ है, उसके साथ कोई अच्छा शुभ ग्रह नहीं है, बृहस्पति नहीं है, जुपिटर नहीं है, सन नहीं है, मरकरी नहीं है, या फिर किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है, इन दैट केस देयर इज ए 100% चांस दैट आपके
लाइफ पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनेगी और आपका डाइवोर्स होगा। आप चाहे कितनी भी शादियां कर लो, आप पहली शादी करोगे डाइवोर्स होगा, सेकंड शादी करोगे डाइवोर्स होगा, थर्ड मैरिज करोगे अगेन डाइवोर्स होगा। आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कितने स्टार्स 2 बार 3 बार 4 बार शादियां करते हैं, उनकी डाइवोर्स होती जाती है। पूरी उम्र 60 साल की उम्र तक वो शादी ही करते जाते हैं। तो यही रीजन है कि केतु उसमें अकेला बैठा हुआ है। राहु केतु को पापी ग्रह बोलते हैं। अगर केतु 7th हाउस में अकेला है, राहु फर्स्ट हाउस में है और केतु को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई प्लैनेट, कोई अच्छी दृष्टि नहीं जा रही है केतु के ऊपर, तो इन दैट केस देयर विल बी सेपरेशन, डाइवोर्स होगा ही होगा, चाहे वो बुढ़ापे में ही क्यों ना हो, लेकिन डाइवोर्स होना है। और अगर किसी अच्छे ग्रह, अच्छे प्लैनेट की दृष्टि आ जाती है, लेट्स से अगर जुपिटर उनको देखने लगता है, जुपिटर का कोई एस्पेक्ट पड़ जाता है, 5th 7th या 9th दृष्टि से देखने लगता है 7th हाउस को, इन दैट केस देयर इज ए हाई चांस दैट द मैरिज विल बी सेव्ड, मैरिज, उनकी शादी बच जाएगी। या तो पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और बहुत ज्यादा फिलोसफिकल है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हो पार्टनर आपका, या स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा inclined हो, तो in that case also your marriage can survive. There are a lot of other factors which we have to consider when we say divorce, but yes, you can say in 90% of the cases there will be a high chance that there will be a divorce if Ketu is in 7th house and Rahu in first house. Now बात करते हैं राहु इन सेकेंड हाउस। राहु इन सेकेंड हाउस, इसको बोलते हैं कुलीक काल सर्प दोष। कुलीक काल सर्प दोष, इन दैट केस आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, यानी पैसे कमाने में प्रॉब्लम आएगी। आपके वाणी हार्श हो सकते हैं, आपकी स्पीच हार्श हो सकती है, आप कड़वा बोलोगे। और अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है तो 7th, आपके 8th हाउस में केतु बैठ जाएगा, तो केतु भी साइमल्टेनियसली उसी 8th हाउस के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट देगा। आपको नेक या थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है ना। उसके बाद बात करते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जो राहु के बैठने से काल सर्प दोष बनता है, उसको बोलते हैं वासुकी काल सर्प दोष। अब वासुकी काल सर्प दोष क्या, थर्ड हाउस किस चीज का, हार्ड वर्क का है, सिबलिंग का है। तो यहाँ पे आप हार्ड वर्क करोगे बट आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और अब बात करते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में अगर राहु बैठा है तो उसको बोलते हैं शंखपाल काल सर्प दोष। इस केस में आपकी मदर को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, लाइफ में कंफर्ट नहीं मिलेगा, लग्जरी नहीं मिलेगी और आप अपना डिसीजन मेक नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, राहु की। फिफ्थ हाउस में अगर राहु बैठता है तो एडुकेशन में प्रॉब्लम होगा, आप स्लो लर्नर होगे, आपके चाइल्ड की कोई बैड हैबिट हो सकती है, वो किसी न किसी नशे का शिकार बन सकता है अगर फिफ्थ हाउस में राहु बैठ के काल सर्प दोष बना रहा है तो। सिक्स्थ हाउस में राहु बैठता है तो उसको बोलते हैं महाकदम्ब काल सर्प दोष। इस केस में आपके जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको डिजीज हो सकता है, चेस्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है, या आपके बिजनेस में जो भी काम धंधा करते हो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। नाउ बात करते हैं राहु इन 7th हाउस। अगर 7th हाउस में राहु है तो इसको बोलते हैं तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक काल सर्प दोष में आपको मैरिज में प्रॉब्लम देगा, या तो मैरिज हो गई है तो फिर वो मैरिज को सरवाइव नहीं करने देगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगा और आपको बिजनेस और पार्टनरशिप में इश्यू आएंगे। राहु अगर 8th हाउस में है तो उसको बोलते हैं करकूटा काल सर्प दोष। इसमें आपको जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करने में प्रॉब्लम आएगी, जो पुश्तैनी जायदाद है वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी और आपको कहीं ना कहीं जहां आप काम करते हो या समाज में आपको प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ योर एक्सेसिव ट्रूथ स्पीकिंग। आप बहुत ज्यादा सच बोलते हो, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। राहु अगर 10th हाउस में है, सॉरी 9th हाउस में है, तो 9th हाउस में ये बनाता है शंखचूड़ काल सर्प दोष। शंखचूड़ काल सर्प दोष आपको हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा, आपके फादर के साथ आपको प्रॉब्लम होगा, उनके साथ रिलेशन अच्छी नहीं बन पाएगी, आपको लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहेगा, आपका लक कभी फेवर नहीं करेगा, बैड लक के शिकार बने रहोगे। अब राहु इन 10th हाउस, इसको बोलते हैं घातक काल सर्प दोष।
इसमें क्या होता है कि आप जॉब में, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम करोगे, प्रोफेशन में आपको कहीं हाइट नहीं मिलेगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा और आपका बहुत ही लेस रिस्पेक्ट रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। आपकी ज़्यादा सुनी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी और आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे इंसल्ट फील हो रहा है, मेरा इंसल्ट किया जा रहा है, अगर राहु आपका 10th हाउस में है तो। अब राहु इन 11th हाउस ये बनाता है विषधर कालसर्प दोष। इन दैट केस क्या होता है कि आपकी एक मेंटल कंडीशन बनी रहेगी, ऐसा कि आपको एनिमिटी रहेगा, आपको दुश्मनी रहेगी अंदर से कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। ये वही लोग हैं जो मरने के बाद भूत बनते हैं, पिशाच बनते हैं। बोलते हैं ना, वो मर गया, वो भूत बन गया, वो पिशाच बन गया। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 11th में राहु ले रखा है, जिनके कुंडली में 11th में राहु है, क्योंकि इनकी डिजायर कभी फुलफिल नहीं होती। ये जब मरते हैं तो कोई ना कोई ऐसी विश, कोई ना कोई ऐसी डिजायर आती है जो अनफुलफिल्ड होती है और जिसके वजह से ये मरने के बाद भी इधर उधर भटकते रहते हैं और घोस्ट बने रहते हैं। इन्हीं को बोलते हैं भूत पिशाच। और ये आपको अचीवमेंट भी नहीं देगा लाइफ में ज्यादा। राहु इन 12th हाउस, इसको बोलते हैं शेष नाग काल सर्प दोष। इसमें क्या होता है कि आप लाइफ में जो कुछ भी करोगे उसका रिजल्ट बहुत ही डिले से आएगा। वेल्थ इश्यू आएगा, जो भी वेल्थ आपने एक्यूमुलेट करा है आपकी पत्नी और आपके बच्चे उसे बर्बाद कर देंगे। आपकी लाइफ में अननेसेसरी एक्सपेंसेस आते रहेंगे जिसके वजह से आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं होगा। आपकी हॉस्पिटल की यात्रा या जेल यात्रा ज़्यादा हो सकती है, आप उसमें ज़्यादा एक्सपेंस आपका हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ काल सर्प दोष हैं जो आपकी कुंडली में बनते हैं और डिफरेंट पोजीशन ऑफ राहु, मैंने नाम भी बता दिया आज सबका कि किस हाउस में राहु बैठेंगे तो उसे किस नाम से बुलाएंगे और इसका क्या इफेक्ट होगा। नाउ आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने बताया कि राहु के अपोजिट केतु, तो जैसे अगर 11th हाउस में राहु है तो इस काल सर्प दोष को मैंने बोला विषधर काल सर्प दोष। अब राहु अगर 11th हाउस में है तो केतु किस हाउस में बैठेगा? केतु बिल्कुल उसके 180 डिग्री के एक्सिस पे अपोजिट बैठेगा। केतु आपके 5th हाउस में बैठेगा। तो लेट्स से केतु अगर 5th हाउस में बैठ गया तो आपको कहाँ प्रॉब्लम देगा? एनिमिटी तो देगा ही रिलेटिव के साथ, एनिमिटी तो देगा ही फ्रेंड के साथ। एनिमिटी आपको गेन जो है, हो सकता है कि आपको कोई गरा हुआ धन भी मिल जाए और आपके अनफुलफिल्ड डिजायर भी हो, बट आपको बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी। आपके बच्चे इजीली नहीं होंगे। जो पेरेंट्स मैरिड हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, 2-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके लिए केतु, 5th हाउस केतु रिस्पॉन्सिबल होगा। या तो बच्चा नहीं होगा, या तो बच्चा हो भी गया तो मिसकैरेज होने की संभावना है, कंसेप्शन नहीं होगा, कंसेप्शन हुआ तो मिसकैरेजेस की संभावना है। और इवन आफ्टर दैट इफ द चाइल्ड इज देयर देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कुछ ज़्यादा आपको चाइल्ड से अटैचमेंट नहीं रहे इन द फ्यूचर, आप जो है चाइल्ड से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखें। तो वैसे ही हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट हाउसेज में। जैसे राहु का इफेक्ट है, राहु जो है आपके किसी चीज़ से आप ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, उससे बहुत ज़्यादा आप, राहु एक ऐसा प्लैनेट है आपको अटैच करता है किसी चीज़ों से, चीज़ों को एक्सपैंड करता है। आपकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है या साइकिक स्ट्रेंथ है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को पूरा करने में आप ज़्यादा लगाते हो। केतु क्या है? लिबरेशन का प्लैनेट है। केतु जहाँ बैठेगा उस उन चीज़ों से डिटैच कर देगा। मतलब आप उस हाउस के एट्रीब्यूट से अपने आप को डिटैच फील करोगे। लेट्स से केतु अगर चाइल्ड हाउस में, जैसे मैंने बताया कि आप अपने चाइल्ड से डिटैच फील करोगे। अगर आपके करियर हाउस में बैठा हुआ है तो आप अपने करियर से डिटैच फील करोगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो आप अपने अर्निंग से डिटैच रहोगे। जैसे मेरा 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो मैं अपने अर्निंग से डिटैच हूँ, मुझे पैसे कमाने का मन नहीं है या मैं उतना साइकिक एनर्जी लगा नहीं पाता हूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँ। मतलब डिटैच इन द सेंस लिबरेशन है कि जितना है काफ़ी है। अगर उसके लिए मारा मारी नहीं करना है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है, तो यही
एक अलग-अलग प्लेसमेंट होती है केतु की राहु के अपोजिट में, जिससे इंसान ये भी पता कर सकता है कि आप कहाँ से ज़्यादा अटैच हैं, आपकी साइकिक एनर्जी कहाँ लग रही है। अगेन राहु जो है वो एक इल्यूजन का ग्रह प्लैनेट है। तो जिस हाउस में है आप उस अपनी साइकिक एनर्जी तो वहाँ लगाओगे, आप उससे अटैच तो रहोगे, लेकिन वहाँ के एट्रीब्यूट से कहीं न कहीं वो भ्रम भी पैदा करेगा। और केतु अगेन जो है वो कन्फ्यूजन का प्लैनेट है, क्यूरियस है, कन्फ्यूजन का प्लैनेट है, तो जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस रहोगे, जानकारी प्राप्त करने का, जानकारी हासिल करने का कोशिश करोगे कि अच्छा ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। और आप कन्फ्यूज़्ड भी रहोगे, चाहे कितना भी चीज़ आपको बता दिया जाए उस हाउस के बारे में, आप कहीं न कहीं आपके दिमाग में वो एक क्लैरिटी नहीं बनेगी, आप कन्फ्यूज़्ड रहोगे उस हाउस के एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग। तो आज बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज कालसर्प दोष के लिए बता दिया, अब अगले कुछ दिनों में हो सकता है टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो और मे बी सम अदर टाइम व्हेनेवर आई विल गेट सम टाइम, हम कुछ और प्लैनेट, कुछ और योग के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को प्यार दें, अपना कमेंट दें और लाइक और कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।